अब 194 ए में बैंक के ब्याज की बात हो रही है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन बैंकिंग और डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। बैंक का, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूं, बैंक का या फिर पोस्ट ऑफिस का एसबी या फिर सॉरी एसबी बोल रहा हूं, एफडी या फिर आरडी का इंटरेस्ट है। बैंक का या फिर पोस्ट ऑफिस का एफडी या फिर आरडी का इंटरेस्ट। देखिए खाते आप बैंक में भी खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में। खाते तीन प्रकार के खुलते हैं, एक एसबी अकाउंट होता है, एक एफडी अकाउंट होता है, एक आरडी अकाउंट होता है। एफडी अकाउंट जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, सेविंग बैंक अकाउंट भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, और आरडी अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हर महीने हम एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करते हैं। तो ब्याज के रिस्पेक्ट पे टीडीएस कटता है। जब बैंक ब्याज देती है ना तो उस पर टैक्स काट लेती है। सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पे टीडीएस नहीं कटता है। सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज पे टीडीएस नहीं कटता है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगर मेरे सेविंग खाते में साल भर में 1 करोड़ का ब्याज आएगा तो भी 1 रुपया का टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन आरडी और क्या बात कर रहे थे हम लोग, एफडी के ब्याज पे टीडीएस कटता है अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है। या देखिए कितना है, अगर 50,000 रुपया से ज्यादा है फॉर सीनियर सिटीजन और 40,000 से ज्यादा है फॉर अदर, तो 10% के रेट से टीडीएस कटेगा। याद रहेगा आपको, 50,000 से ज्यादा सीनियर सिटीजन के केस में है तो कटेगा, और बाकी केसेस में 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बात बताऊं, आपके एग्जाम में पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है। ये सेक्शन ही आता है 194 ए से ही तो पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, मेरे पास 2 जगह खाता है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक पंजाब नेशनल बैंक में है। ठीक है, हम कौन है, मिस्टर एक्स हैं जिसकी एज कितनी है, 40 इयर्स है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है मैं बताऊंगा, एफडी का इंटरेस्ट कितना है बताऊंगा, आरडी का इंटरेस्ट कितना है ये बताऊंगा। चलिए पहले एक ही बैंक में खाता है, क्योंकि इतना मैं पूछ लूंगा ना तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अभी छोटा क्वेश्चन, अगली बार 2 बैंक लाऊंगा। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है 60,000 रुपया, एफडी पे ब्याज आया है 30,000 रुपया, और 15,000 रुपया आरडी पे ब्याज है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा खाता है, सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज बना है 60,000 रुपया, एफडी पे ब्याज बना है 30,000 रुपया, आरडी पे ब्याज बना है 15,000 रुपया। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी या आरडी के ब्याज पे टीडीएस कटता है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा होने पे, बाकी के केस में 40,000 से ज्यादा होने पे। ठीक है, तो एफडी और आरडी के इंटरेस्ट पे, यानी इन दोनों के ही ब्याज पे टीडीएस कटता है। अगर ये 40,000 से ज्यादा है, ये दोनों मिला के 45,000 है, तो यस टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या सेविंग से भी टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, यहां से टीडीएस नॉट डिडक्टेड, यहां से टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है। ठीक है, टीडीएस का रेट क्या है जल्दी से बताइए, 10% का टीडीएस का रेट है, यानी टीडीएस कितना डिडक्ट होगा यहां पे, 45 जगह 10%, 4500, 4500। समझ में आ गया सबको? अब एक क्वेश्चन हम दिख रहे हैं, आप हमको बताएंगे टीडीएस कितना कटेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक 2 जगह खाता है, किसका, मिस्टर एक्स जिसकी एज 65 इयर्स है। एसबी अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी अकाउंट का इंटरेस्ट, आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट 70,000 है, यहां पीएनबी में 80,000 है, यहां पे 30,000 है, यहां 15,000 है, यहां 32,000 है, 16,000 है। कितना टीडीएस कटेगा? अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड। चलिए 1 मिनट देंगे, सोचिए और आंसर कीजिए।
चलिए करते हैं। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट पे तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, तो इस 70,000 80,000 पे नहीं कटेगा। अब बात आती है इस पे कटेगा, एफडी आरडी पे। लेकिन अगर अलग अलग बैंक का देखा जाए तो इसका 45,000 हुआ और इसका 48,000 हुआ, दोनों मिला के तो 50,000 से ज्यादा। ये 65 साल से का आदमी है, 60 साल से ज्यादा, तो 50,000 के बियॉन्ड होगा तभी टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो दोनों मिला के देखा जाए या अलग अलग देखा जाए? तो हम आपसे कहते हैं इतना जोर मत दो दिमाग पे, बस हमको इतनी सी बात बताओ, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा वाला पंजाब नेशनल बैंक से बात करता रहता है क्या कि जरा ये बताओ कि राज अग्रवाल का खाता तुम्हारे यहां है, उसमें कितना ब्याज है? अरे नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा को पंजाब नेशनल बैंक से क्या मतलब है? बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ब्याज पे टीडीएस काटेगा, पंजाब नेशनल बैंक अपने बैंक पे ब्याज पे टीडीएस काटेगा। और ये बताओ बैंक ऑफ बड़ौदा वाले को पता कैसे चलेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है? मैं बताऊंगा क्या उसको? समझ में आ रही है बात? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा देखेगा 50,000 से कम है टीडीएस नहीं काटेगा, पंजाब नेशनल बैंक देखेगा कि भाई ये भी 50,000 से कम है टीडीएस नहीं काटेगा, तो जो अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड कितना है? 0 है, नील, कुछ नहीं कटेगा। हर बैंक अपना अलग अलग काटेगी ना टीडीएस, इसलिए टीडीएस कटेगा नहीं, क्योंकि कोई भी 50,000 से ज्यादा की पेमेंट नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं किसी को, कोई भी बंदा जब किसी को पेमेंट देता है, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है तो टीडीएस काट लेता है। कौन कौन दे रहा है पेमेंट ये थोड़ी ना देखता है। ठीक है, अगर मैं किसी को पेमेंट देता हूं तो मैं उससे पूछता हूं बताओ तुमको और कौन कौन देता है पैसा? अरे ये मेरा हक थोड़ी ना है। मैं अगर पेमेंट दे रहा हूं किसी को और अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा दे रहा हूं तो मैं टीडीएस काट लूंगा, यही करूंगा। ठीक है, तो यहां पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर है बात सबको? एफडी और आरडी का मिला के देखते हैं, बैंक वाइज देखेंगे। एफडी आरडी का मिला के देखेंगे और बैंक वाइज देखेंगे। अच्छा, अदर देन बैंकिंग कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट होगा तो 5,000 के ऊपर 10% के रेट से कटेगा। बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी एफडी करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, ये लोग भी एफडीज करती हैं। तो इन लोगों के यहां 5,000 से ऊपर का इंटरेस्ट होगा साल भर का तो टीडीएस कट जाएगा, जबकि बैंकों में 40,000 और 50,000 के बियॉन्ड ही टीडीएस कटता है। ठीक है, तो बताइए लोग कहां पैसा जमा करेंगे? बैंकों में एफडी कराएंगे या हाउसिंग फाइनेंस में भी? हाउसिंग फाइनेंस में भी करा सकते हैं, तो कराते हैं तभी तो ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं बैंक से थोड़ा। ठीक है, तो टीडीएस कटने में कौन सी दिक्कत? देखिए टीडीएस तो मेरा एडवांस टैक्स की तरह होता है ना। ठीक है, जितना टीडीएस मेरा कोई काटेगा वो हम टैक्स में क्लेम कर लेंगे, अगर मेरा ज्यादा काट लिया होगा रिफंड ले लेते हैं हम तो। ठीक है, तो टीडीएस काटने से उसको तकलीफ थोड़ी ना है जो टैक्स पेयर है। हाँ, जो बंदा इनकम टैक्स नहीं जमा करता है उसके लिए टीडीएस एक मैटर है कि भैया मेरा ज्यादा कट रहा है कम कट रहा है, क्योंकि उसको इनकम टैक्स देना नहीं है। लेकिन जिसको इनकम टैक्स देना है उसको क्या फर्क पड़ता है? तुम ज्यादा काटो कम काटो, हमको क्या फर्क पड़ता है? जितना काटोगे उतना हम क्लेम कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखिए। 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, अदर गेम, इन सभी पे 30% की टैक्स लगती है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं तकदीर वाली इनकम। तो 10,000 से ऊपर की अगर तकदीर वाली इनकम आएगी तो 30% का टैक्स कटेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, कहां गए? केबीसी में, और आपको इनाम राशि मिली 50,000 रुपया। आपने कितना जीता केबीसी में? 50,000 रुपया। पता है कितना पैसा मिलेगा? 50,000 जीते हो, कितना पैसा मिलेगा? 30% टीडीएस कटता है इस पे, 30% टीडीएस कटेगा, आपको मिलेगा 35,000 रुपया। और मैं आपको एक बात बताऊं, कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता है, दिखाता क्या है कि एक बंदा 50,000 रुपया जीता, अमिताभ बच्चन तुरंत 50,000 रुपया का चेक साइन करते हैं, पकड़ा देते हैं। ठीक है, वो टीवी पे दिखाने के लिए होता है। अगर वो बंदा वहीं पे गेम खत्म कर देगा ना तो 50,000 का चेक उससे वापस ले लिया जाएगा और 35,000 का चेक दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर फिर टीवी पे 50,000 क्यों दे देते हैं? क्योंकि गेम की बैंड बच जाएगी नहीं तो। जस्ट सोच के देखो, क्या हिंदुस्तान में सबको टीडीएस मालूम है क्या होता है? अब जितने लोग इनकम टैक्स जानते हैं वो ना जानते कि ये तो कानून है, टैक्स तो कटना ही कटना है। बाकी लोग सोचने में पड़ जाएंगे ये कौन सा गेम होता है, अमिताभ बच्चन 50,000 जितवाते फिर 35,000 का चेक पकड़ा देते हैं। क्या सोच के देखो, गेम का मजा खराब नहीं हो जाएगा? जितने लोग आनंद लेके केबीसी देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए ये कौन सा गेम है? जिताते हैं 50,000 देते हैं 35,000,
ये तो हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पाएंगे ना कि टीडीएस काटना तो कानून है। तो अमिताभ बच्चन वो चेक वापस लेते हैं। यस, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो चेक वापस लिया जाता है उससे और फिर उसको 35,000 की चेक दी जाती है और 15,000 उसका टैक्स जमा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं उसको घाटा हो रहा है, उसका 15,000 रुपए का टैक्स जमा करके उसको रसीद पकड़ा दी जाती है। लो तुम 15,000 की रसीद पकड़ो, 35,000 की चेक पकड़ो, हो गया तुम्हारा 50,000। वो तो टीवी पे दिखाने के लिए 50,000 का चेक था। ठीक है, अगर टीडीएस ना काटे तो अमिताभ बच्चन जेल में चले जाएंगे, ये भी कानून में है, पढ़ा दूंगा आपको अभी आगे। ठीक है, टीडीएस काटना जरूरी है, वो टीवी पे दिखाने के लिए है। चलिए, क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में 10,000 रुपया जीतते हो तो कितने की चेक मिलेगी? 10,000 पूरी मिल जाएगी। 10,000 तक टीडीएस नहीं कटता। अगर 10,000 जीत गए ना तो 10,000 पूरा मिल जाएगा, 10,000 के बियॉन्ड टीडीएस कटता है। लेकिन अगर एक बात बताओ, 10,000 की जगह 11,000 जीते तो? अगर 10,000 जीते तो 10,000 मिलेगा, अगर 11,000 जीते तो, हालांकि ये होता नहीं है 11,000 के विषय में शायद मेरे हिसाब से, लेकिन मान लो 11,000 है और 11,000 जीत गए तो आपको मिलेगा कितना? 11,000 में से 30% कट जाएगा और आपको मिलेगा 7,700। और ये सर कौन सी बात हुई, 10,000 जीतेंगे तो 10,000 मिल जाएगा, 11,000 जीतेंगे तो कम हो जाएगा, उल्टे 7,700 हो जाएगा। हाँ बेटा यही होता ही है। ठीक है, 30% टैक्स कट जाता है 10% के बियॉन्ड। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग ना टीडीएस को घाटा समझते हैं, नुकसान समझते हैं। आप तो मेच्योर हो ना, पढ़े लिखे लोग हो, ध्यान से समझो। अगर मुझे 7,700 मिल रहा है तो मुझे 3,300 रुपए का टैक्स जमा की रसीद भी तो मिल रही है। मेरा ही तो 3,300 रुपया टैक्स जमा किया है ना केबीसी ने, तो मेरा क्या नुकसान है? आखिर मुझे टैक्स देना होता है कि नहीं? देना होता है, उसने जमा कर दिया है। तो हम जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करेंगे उसमें दिखा देंगे, देखो अमिताभ बच्चन जी ने 3,300 जमा कर दिया है, बाकी बचा मैं कर देता हूं। तो ये तो हम एडजस्ट कर लेंगे ना बाद में। ठीक है, ऐसे समझ लो मेरा पैसा एडवांस में सरकार को दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो कभी भी टीडीएस को बर्डन और खर्चा मत मान लीजिएगा। टीडीएस कुछ नहीं है, मेरा टैक्स कोई और जमा कर देता है, बस इतना ही है टीडीएस। ठीक है, चलिए, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़ में पैसा लगाते हो, जीतते हो पैसा, तो 10,000 के बियॉन्ड जीतोगे तो 30% इस पे भी टैक्स लगेगा। सेक्शन याद करना बहुत आसान है, ये दोनों तकदीर वाली इनकम है, एक है बी, दूसरा है बीबी। बस याद रखो तकदीर कहां पे है, बीबी, और एक सिंगल बी। ठीक है, 194 आगे का याद रखना है, और सारा ही 194 में, इसलिए तो 194 तो याद करने में दिक्कत ही नहीं ना होगा। बस सैलरी देखो 192 था, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो सैलरी 192, फिर विड्रॉल फ्रॉम पीएफ 192 ए, फिर 193 हुआ 193 ये वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह वाला, और फिर उसके बाद तो 194 शुरू हो गया और फिर सारा ही 194 है। तो बस ऐसे याद रखो 194 बी क्या है, लॉटरी, और 194 बीबी क्या है, घोड़े की रेस। अब 194 सी, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया, एक 194 ए बताया, एक 194 सी से बहुत क्वेश्चन आता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिक सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटना है। अब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले एक बात समझाए, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, हम किसको पैसा दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को। तो आज की तारीख में जितना काम लोग कराते हैं ना, सब कॉन्ट्रैक्टर से ही कराते हैं। सच बता रहे, कौन टेंशन लेता है? जैसे मुझे पेंट कराना होता है ना, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देता हूं, पूछता हूं पूरी बिल्डिंग का पेंट करने का कितना लोगे, कहता है 2 लाख रुपया लेंगे। हम कहते करो। कौन आजकल ऐसे काम कराता है कि एक दिन की मजदूरी इतनी होगी, लेबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई टेंशन नहीं लेता। हर काम आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्टर पे। अगर मुझे बिजली का काम कराना है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे दूंगा, मैं कहूंगा ये पूरा इतना काम करना है, बताओ कितने का होगा, बोलेगा कि 50,000 रुपए लगेंगे, मैं कहूंगा ठीक है करो। अब वो 10 दिन में करे, 15 दिन में करे, 50 दिन में करे, मेरा ही टेंशन नहीं है, लेबर आए उसके ना आए हमको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको 50,000 रुपए देना है पूरा काम होने पे। तो आज की तारीख में हर काम लगभग कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, तो बिजनेसमैन भी अपने सारे काम जो कॉन्ट्रैक्ट पे कराता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट देता है उस पर टीडीएस काटना है, बहुत छोटे से रेट पे टीडीएस काटना है। रेट कितना है? बस 1%, 100 रुपया में 1 रुपया काटना है। 100 रुपया में 1 रुपया काटना है, जिसमें भी सबसे ज्यादा खून पसीना यही निकल जाता है, ये भी बता दूं आपको।
बाकी जगह तो 10-10% काटना था ना, सब आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो सारी पेमेंट एक पढ़े लिखे इंसान को देनी होती है। ब्याज देना है, प्रोफेशनल फी देनी है, रॉयल्टी देनी है, आराम से काट लेंगे क्योंकि सामने वाला समझता है। अब जो मेरे यहां पेंट करने वाला आता है ना बंदा, या इलेक्ट्रीशियन आता है, वो काम करके चला गया, उसको मैंने 50,000 रुपए की पेमेंट दी, इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से 1% टीडीएस काट लेना था। अगर 50,000 रुपए की पेमेंट होती है तो 1% कितना होता है, 500 रुपया काट लेना था, उसको देना था 49,500, मात्र 500 रुपया काटना था 50,000 रुपए में। लेकिन जब अगर हम उसको 500 रुपया काट के देंगे तो कहेगा ये क्या, 50,000 में बात हुई थी, 50,000 लेंगे, वो थोड़ी ना समझेगा 500 रुपया टीडीएस कटता है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर मैंने 500 रुपया उसका टीडीएस नहीं काटा ना, तो इनकम टैक्स मुझको तो सूली पे लटकाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या मैं उससे बात भी कर पाऊंगा, वो समझेगा ही नहीं। गवर्नमेंट भी कह रही है 1% काट लो, लेकिन गवर्नमेंट समझ नहीं ना रही, 1 रुपया नहीं काट पाएंगे उसका। तो हम, मैं आपको सब समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, क्या क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, कितनी डिफिकल्टीज है, लेकिन धंधा तो करना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम काम नहीं कराएंगे, काम तो कराना है। मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं 1% काट लीजिए, और 2% काटिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं मेड टू पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। यानी अगर आप किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का, किसी पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट कर रहे हैं, तब 2% काटिएगा। किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं पैसा, एचयूएफ को दे रहे हैं पैसा, 1% टीडीएस काट लीजिए। ठीक है, कब? अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा का है, एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा का है, या फिर साल भर में 1 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है, और 1 लाख इन एग्रीगेट। मत समझे, एक कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा का है तब टीडीएस काटना है, और या फिर अगर आप छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो साल भर में अगर 1 लाख से ज्यादा किसी को पेमेंट की हो तो भी टीडीएस काटना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अगर नहीं आता तो शायद मैं इतनी तकलीफ नहीं लेता। ध्यान से सुनिए, मैंने, हम लोग कौन से ईयर में है इस समय, प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक है, और मैंने 1 तारीख को 1 अप्रैल 2019 को पेंट करवाया। किससे? मोहन से। मैंने कहा पेंट करो, पूरी बिल्डिंग मैंने उससे पेंट कराई। ठीक है, कितना दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था काम उसको, 25,000 रुपया दिया। जल्दी बताइए टीडीएस काट ले कि नहीं? टीडीएस काटना है नहीं काटना है? बोलिए। नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कितने से ज्यादा का होना चाहिए? 30,000 से ज्यादा का होना चाहिए, नहीं काटना है टीडीएस। ठीक है, चलिए बताइए, उसने पेंट कर दिया है, मोहन ने पेंट कर दिया, 10 दिन में कंप्लीट कर दिया काम। मैंने पेंट देखा, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा फिर से करो मोहन। उसने कहा फिर से पैसे लगेंगे। मैंने कहा हाँ भाई देंगे पूरे पैसे, मालूम है मुझे पसंद नहीं आया पेंट, फिर से करो। चलो, मैंने 15/5/2019 को फिर से उससे पेंट कराया मोहन से, फुल कॉन्ट्रैक्ट दिया फिर से। इस बार उसने कॉन्ट्रैक्ट भी 30,000 रुपए में लिया मुझसे। कह रहे लेबर महंगा हो गए। मैंने कहा ठीक है भाई करो, 30,000 में करो तुम। मैंने 30,000 रुपए में उसको फिर से बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंट कराने का। जल्दी बताइए टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। 30,000 रुपए से ऊपर पेमेंट होनी चाहिए, 30,000 तक टीडीएस नहीं कटता। बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, थ्रेशोल्ड क्रॉस होना चाहिए। अगर 30,000 1 रुपए की पेमेंट होती है ना तो टीडीएस कट जाता, 30,000 भी नहीं कटेगा। ठीक है, काटना है टीडीएस? आपने बोला नहीं काटना है, ठीक है। आगे देखिए, मुझे फिर पेंट पसंद नहीं आया। आपको सर क्या नाटक चल रहा है, एग्जाम्पल बना रहे हैं, क्या करें? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बार बार देना है ना, तो पेंट पसंद नहीं आएगा तभी तो देंगे, तो दिलवाइए, फिर से दिलवाइए कॉन्ट्रैक्ट। मैंने फिर मोहन को कहा चलो पेंट करो, या इस बार दूसरा काम करा ले क्या इससे? इस बार मोहन से पेंट की जगह एक काम करते हैं, डोर विंडो की पॉलिशिंग करा लेते हैं। डोर विंडो कहते हैं इसको, पॉलिश करो चलो। ठीक है, मोहन को मैंने फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब जून में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, 4 जून 2019 को। कितने रुपए का दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट इसको? चलो फिर से देते हैं 30,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बोलिए, टीडीएस काट ले क्या? नहीं काटना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30,000 से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ठीक है, फिर एक बार फिर अब 10 अक्टूबर को फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अब इस बार क्या कराया जाए इससे? इस बार फर्नीचर पॉलिश करवा रहे हैं इससे पूरा, कहे कि चलो सारे फर्नीचर की पॉलिशिंग करो तुम। ठीक है, वही मोहन वही कॉन्ट्रैक्टर है मेरा। इस बार इसको 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिए, ठीक है, फर्नीचर पॉलिश करने का। बताइए टीडीएस काटेंगे क्या?
टीडीएस काट लेंगे क्योंकि साल भर की पेमेंट 1 लाख क्रॉस कर रही है। जरा ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल पेमेंट तो 30,000 से कम है, लेकिन टोटल पेमेंट ज्यादा होगा इसकी। 30,000, 30,000, 60,000, 60,000, 80, 85,000, 1,05,000 रुपया हो गया, टीडीएस कट जाएगा। अब टीडीएस का रेट कितना है? 1%। 1% काटना है। अब 1% किसका काटना है? 1,05,000 का काटना है कि 20,000 का काटना है? दे तो अभी 20,000 रहे हैं, वो सब तो पुरानी कहानी हो गई ना। किसका काटना है? 1,05,000 का काटना है, ये कहती है गवर्नमेंट। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, आपको तो अभी आनंद आ रहा था सर कितनी पेंट करा रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन भी यही कराएगा। ठीक है, मोहन से बार बार पेंट कराएगा। इन तीनों पे टीडीएस नहीं कटेगा, स्टार्टिंग की 3 पेमेंट पे। चौथे पे टीडीएस काटना पड़ेगा। चौथा 20,000 में से टीडीएस काटोगे, टीडीएस लेकिन 1% किसका काटोगे? 1,05,000 का। टीडीएस कितना होगा? 1,05,000 का 1% कितना होता है? 1% 1,050 रुपया। और अब देना कितना है? अभी बाकी तो दे चुके हो ना, 1,05,000 थोड़ी ना देना है, बाकी तो सब दे ही चुके होंगे पहले। देना 20,000 है, तो अब इस बार हम पे कितना करेंगे उसको? 20,000 रुपया में से सरकार कहती है 1,050 रुपया काट लो। कितना हुआ बोलो भाई? 20,000 में से 1,050 काटोगे तो 18,950 रुपया ये देना है। बताइए जरा सा, मोहन लेगा 18,950? हम उसको समझा पाएंगे इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है? हाँ, वो जितनी देर में इनकम टैक्स का कानून समझेगा उतनी देर में तो हम एक बैच आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, हमको वो ज्यादा नुकसान दे देगा, उसको समझाने बैठ जाएंगे कि इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है। मजबूरी हम बता रहे हैं आपको, मुझे 20,000 उसको पूरा देना पड़ता है, हम नहीं दे सकते। एक बात बताइए, अगर मैंने टीडीएस काटे बिना इसको दे दिया पैसा, तो क्या 20,000 रुपया इनकम टैक्स अब मेरा खर्चा मानता है? इनकम टैक्स कहता है तुमने टीडीएस नहीं काटा, ये तुम्हारा खर्चा ही नहीं है। इनकम टैक्स कहेगा ये पूरा साल भर में 1,05,000 रुपए का तुम पेंट कराए थे, ये तुम्हारा खर्चा ही नहीं है। इनकम टैक्स कहता है तुम्हारी राज अग्रवाल, तुम्हारी इनकम 1,05,000 से बढ़ गई। जब तुम्हारी इनकम 1,05,000 रुपए से बढ़ गई, 1,05,000 का 30% होता है 30,000 रुपया, तुम्हारा टैक्स बढ़ गया 30,000 रुपया, जाओ दो। यही होता है। 30,000 भी क्यों, 31,500 रुपया होगा। 31,500 रुपया का मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मुझे जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए यही होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि लोग इसके लिए बहुत सारी चीजें करते थे। लोग क्या करते थे, देखिए अब टीडीएस कितना है? 1,050 रुपया ही है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि ये खर्चा मेरा 1,05,000 अलाउ नहीं होगा, तो बताओ मेरा तो टैक्स 31,500 रुपया बढ़ जाएगा। जाने तो वो नहीं कटवा रहा है तो क्या हुआ, हम सरकार को 1,050 रुपया अपनी जेब से जमा कर देते हैं। अब राज अग्रवाल इंटेलिजेंस लगाए, बुद्धि लगाए। अब बुद्धि सुनिएगा मेरी, ध्यान से समझिए। मैंने कहा जाने दो, मोहन नहीं कटवाएगा 1,050 रुपया, हम 1,050 रुपया सरकार को दे देते हैं। हमने जमा कर दिया 1,050 रुपया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम 1,050 रुपया सरकार को जमा करेंगे तो सरकार कहती है मोहन का पैन नंबर बताओ। ठीक है, मैंने मोहन से कहा मोहन अपना पैन नंबर दो। मोहन का नाम पता भी बताना पड़ेगा, गांव भी बताना पड़ेगा, पैन नंबर भी देना पड़ेगा, तो हमको काम ही नहीं करना है, जाओ। एक बात बताओ, इससे हम पेंट कराएंगे, ये हमको पैन नंबर वगैरह देगा अपना? अरे ये अपना नाम तक नहीं सही बताता है हमको। अब छोड़ो, हो सकता है मोहन तो इसको मोहल्ले वाले बोलते थे, इसका असली नाम कुछ और ही है, हमको तो वो नाम भी नहीं पता है। समझिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है। अब आप कह रहे हो ना कि सर आप 1,050 रुपया अपनी जेब से जमा कर दीजिए, मैं अपनी जेब से जमा करने को तैयार हूं, वो नहीं कटवा रहा है, मैं सरकार को देने को तैयार हूं, मैं अपनी जेब से दूंगा 1,050 रुपया। लेकिन सरकार अब नौटंकी अलग फैला रही है, कह रही है कि अब उसका नाम पता पैन नंबर दीजिए हमको। अब मोहन से मैं पैन नंबर मांग रहा हूं, मोहन कह रहा है मेरा पैन नंबर है ही नहीं है, और है तो देगा नहीं, है तो देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आदमी डरता है, ये सोचता है इनकम टैक्स को पकड़ लेगी, पैन नंबर दे देंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोई कानून जानता ही नहीं है, तो इसको घबराहट भी है। ठीक है, दो जगह घबराहट ज्यादा होती है। एक जगह जब कानून ज्यादा जानते रहो, और या तो कुछ ना जानते रहो। जो कम थोड़ा बहुत जानते, थोड़ा बहुत नहीं जानते, वो शांति पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ठीक है, मेरे जैसे लोग ज्यादा परेशान है, क्योंकि ज्यादा कानून जानते हैं, और एक वो परेशान है जो एकदम बिल्कुल नहीं जानता है, तो ये घबरा रहा है। हालांकि कुछ होना नहीं है, ये कौन इसको पकड़ रहा है? 1,05,000 रुपया, अरे लोग करोड़ों रुपए ब्लैक मनी रखे हुए, गवर्नमेंट उसको तो पकड़ नहीं रही, इसको पकड़ेगी क्या 1 लाख? गवर्नमेंट तो जानती भी नहीं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये बंदा, इसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है,
तो ये सोचा कहीं हम पकड़े ना जाए, कुछ हो ना जाए, कहीं इनकम दिखानी होगी, टैक्स देना होगा, वो नहीं देगा पैन नंबर। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब वो पैन नंबर देता नहीं है, तो अब हमने फिर एक अलग गणित की, हमने फर्जी पैन नंबर कुछ भी ABCD करके भर दिया। चलो हटाओ, कम से कम सरकार मेरा तो खर्चा मान ली 1,05,000 रुपया, हम तो अपनी जेब से 1,050 रुपया जमा किए, मोहन नाम लिखे, पैन नंबर फर्जी डाल दिया। अब गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया, कहा फर्जी पैन नंबर अगर हम पकड़ लेंगे तो तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे। लो, अब हम फर्जी पैन नंबर भी नहीं भर सकते। बच्चों की तकलीफ देखो, मैं फर्जी पैन नंबर भी नहीं भर सकता, यानी अब 1,050 रुपया चाह के भी जमा नहीं कर सकता। और नहीं कर सकता तो क्या होगा, सरकार कहेगी ये 1,05,000 राज अग्रवाल आपका खर्चा नहीं है, चलिए आपकी इनकम 1,05,000 रुपए से बढ़ाई जाती है, 31% इसका होता है 31,500 रुपया, टैक्स जमा कर दीजिए। मैं कहता हूं ले लीजिए। बात समझे ना, कितना प्रयास किए हम, जमा करने की कोशिश किए तो पैन नंबर मांगा गया, पैन नंबर मिला नहीं। मोहन से बड़ी रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़ी उसके कि दे दो यार मोहन, दे दो, तुम समझते नहीं हो इनकम टैक्स को, मेरे ऊपर तो एकदम इनकम टैक्स चढ़ी हुई है। ठीक है, मोहन समझ नहीं रहा है बात को, मोहन ने दिया नहीं, मैंने भी गणित लगाई, फर्जी पैन नंबर भर दिया। इनकम टैक्स कह रहा फर्जी पैन नंबर अगर एक भी तुम्हारी एंट्री में पकड़े, हम एक भी पकड़े तो पेनाल्टी लगा देंगे। ठीक है, अरे यहां तो फर्जी पैन नंबर तो क्या होता है मैं आपको बताऊं, मेरा अकाउंटेंट कभी कभी गलत एंट्री मार देता है पैन नंबर की, सही जगह पे वो गलत देख के टाइप कर देता है, उसकी पेनाल्टी लग जाती है। तकलीफ तो यहां तक है बच्चों, क्या बताया जाए। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है, क्योंकि इनकम टैक्स अगर गलत पैन नंबर देख लेता है ना तो वो समझता है ये सब 420 कर रहे हैं, इसलिए वो पेनाल्टी लगा देता है। अरे गलती तो इंसान से भी हो सकता है सही पैन नंबर भर रहे थे लेकिन वो गलत डला गया, एक ही जगह बी भर गया। इनकम टैक्स में यही सब 420 कर रहे हैं, गलत पैन नंबर डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही सब वाला केस होगा। ठीक है, अच्छा अब आप कहोगे कि सर क्यों गवर्नमेंट ये सब कर रही है, आपका भी प्रश्न जायज है, जब आप दे रहे हो सर टैक्स तो ले लेना चाहिए, क्या नौटंकी है ये, क्यों नहीं ले रही है। तो आइए समझिए, मकसद समझिए। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेना नहीं चाह रही है, गवर्नमेंट कह रही है मोहन जैसे कितने इंसान मार्केट में घूम रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देते हैं, इनको पकड़ना भी तो है, इसलिए गवर्नमेंट हमको प्रेशर कर रही है, राज अग्रवाल आपको देना पड़ेगा पैन नंबर उसका। मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग बिल्डिंग वगैरह की कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ठीक है, सिर्फ मजदूरी के नाम का 1-1 करोड़ रुपए देते हैं। ठीक है, जो ठेकेदार होता है वो 1-1 करोड़ रुपए की मजदूरी लेता है। पता है क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करता है? नहीं, उसको तो मालूम भी नहीं कि इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है, सरकार कहती है तुम बस इसका 1% टीडीएस काट लो। 1 करोड़ का 1% होता है मात्र 1 लाख रुपया, मात्र 1 लाख रुपया। और 1 करोड़ रुपए का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना तो मैं आपको बता दूं कम से कम 25 लाख रुपया वो कमा रहा है उसमें, और वो बिल्डिंग बनाने में कम से कम 25 लाख रुपए कमा लिया है। सरकार तो उनको बस 1% टीडीएस काटने को कह रही है कि 1% टैक्स काट के उसका जमा कर दो। गवर्नमेंट कह रही है बस पता तो चले कि इसका 1% टैक्स कटा है, बस मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए, राज अग्रवाल बस इतना बता दे किससे वो बिल्डिंग बनवाए हैं, कितना टैक्स काटे हैं, बाकी तो हम उसकी इनकम निकाल ही लेंगे। और इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्टर मुझे देता ही नहीं अपना पैन नंबर, कहता है कि वो पैन नंबर देगा तो हम तो अपने डाल देंगे रिटर्न में कि इसका टीडीएस मैंने 1 लाख रुपया काट लिया है, और फिर सरकार उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो हमको पैन नहीं दे रहा है। क्योंकि उसकी इनकम 1 लाख रुपया, उसको 1 लाख रुपए से फर्क नहीं पड़ता। वैसे सच बताऊं तो 1 लाख रुपया वो हमको छोड़ भी सकता है। मैं कहूंगा देखो 1 लाख रुपया तुम्हारा टैक्स जमा होगा, मान भी जाएगा, 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में मान जाएगा, कहेगा ठीक है साहब रख लीजिए 1 लाख रुपया, 1 लाख जमा कर दीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे पैन नंबर दो, कहेगा पैन नंबर नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उसकी इनकम 1 लाख रुपया थोड़ी ना, इनकम तो 25 लाख रुपया है ना। सरकार टैक्स में 1 लाख रुपया जमा करवा रही है हमसे, बाकी बाद में इससे तो पूछेगी ना कितना कमाए थे 1 करोड़ में। चलिए हम लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे इन सब बातों पे, हम लोग लॉ को समझते हैं। अगर मैंने पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को तो 30,000 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस करता है, और 1 लाख रुपए साल भर का क्रॉस कर रहा है तो टीडीएस करता है। कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर को कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं हूं राज,
मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को, ये है कॉन्ट्रैक्टर, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंट करने का, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मोहन। मोहन बड़ा ठेकेदार है, ये काम खुद नहीं करता है, ठीक है। ये अपने छोटे ठेकेदारों को काम देता है, वो ठेकेदार फिर लेबर से काम कराता है, मतलब ये ठेकेदार का भी ठेकेदार है, ठीक है। मैंने मोहन को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता है सोहन को। मार्केट में ऐसे ऐसे नवाब हैं, ठीक है। अब ये सोहन को कॉन्ट्रैक्ट देता है पेंट का। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने मोहन को कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंट करने का 30,000 रुपए में, नहीं चलिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सब टीडीएस ना कटने वाली बात ही ना करें अब तो, अब बड़ी बात करें 60,000 रुपए। अब टीडीएस कटने की बात करनी है। राज ने मोहन को कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंट करने का 60,000 रुपए में। अब मोहन सोहन को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है पेंट करने का, कितने में देगा? 60,000 से ज्यादा में, कम में? कम में देगा, ऑब्वियसली अपने भी तो कमाएगा। अब ये इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है 50,000 रुपए में, और 10,000 रुपया बैठे बैठे खुद कमा लेता है, ठीक है। काम करने कौन आएगा अब हमारे यहां? काम करने कौन आएगा? सोहन, सोहन के लेबर आएंगे काम करने, ठीक है। मैं पेमेंट किसको करूंगा? राज अग्रवाल पेमेंट किसको करेंगे? काम करने सोहन आता है, उसकी टीम आती है पूरी, पेमेंट किसको करेंगे हम? मोहन को। मोहन किसको पेमेंट करेगा? सोहन को, ठीक है। राज जब मोहन को पेमेंट करेंगे तो 1% टीडीएस काट लेंगे, कितना? 600 रुपया, ठीक है। जब मोहन सोहन को पेमेंट करेगा तो वो भी 1% टीडीएस काटेगा। गवर्नमेंट ये कह रही है तुम भी काटो, कितना? 500 रुपया, तुम 50,000 रुपये काट लो, ठीक है। हम 600 रुपया काट के किसको देंगे? गवर्नमेंट को। रसीद किसको पकड़ाएंगे? मोहन को। मोहन 500 रुपया काट के किसको देगा? गवर्नमेंट को। रसीद किसको पकड़ाएगा? सोहन को। लो तुम्हारा 500 रुपया कट गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हु इज एलिजिबल टू कंप्यूट इनकम अंडर सेक्शन 44E। ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर, ट्रक वालों की बात हो रही है, ठीक है। ट्रक वालों को भी हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ही तो देते हैं कि मेरा माल बनारस से दिल्ली पहुंचा दो, कितना लोगे भाड़ा? सारे ऐसे ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही दिए जाते हैं कि मेरा माल यहां पहुंचाना है, बताओ कितना होगा भाड़ा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है, कौन से ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को कहता है? जो 44A में इनकम निकालता है। 44A में वो ट्रांसपोर्टर इनकम निकालता है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 ट्रक है। 10 ट्रक वाले, अगर 10 ट्रक से ज्यादा है तो आप बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी कहलाते हो। 10 ट्रक वाले को सरकार छोटा आदमी मानती है, ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान, मतलब ऐसे बिजनेसमैन को भाड़ा दे रहे हो जिसके पास 10 ट्रक है, 10 ट्रक है, 44A में अपनी इनकम निकालता है, तो भाड़े पे टीडीएस नहीं काटना है, बिना टीडीएस काटे देना है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी को अगर किराया भाड़ा दे रहे हो तब क्या करोगे? तो टीडीएस काटोगे, फिर तो ये ऊपर नियम है ही है। 30,000 से ज्यादा का है तो 1%, ठीक है, या फिर साल भर में 1 लाख से ज्यादा का है तो 1%, ठीक है। और अगर वो कंपनी है तो 2% काटोगे। अदर देन इंडिविजुअल एचयू में 2% कटता है टीडीएस, ठीक है। तो बस भाड़े के केस में याद रखिएगा कि जो लोग छोटे ट्रांसपोर्टर है ना, जिनके पास 10 ट्रक है, अब छोटा बड़ा तो मैं नहीं कह सकता, वो सरकार कह रही है, ठीक है। अब आप ये नहीं कहना कि सर आप क्यों कह रहे हैं कि वो छोटा आदमी है, 10 ट्रक वाला तो बड़ा ही आदमी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की भाषा में बात करते हैं, 10 ट्रक वाला छोटा व्यापारी है, सरकार का ये कहना है। और उसको जब भाड़ा देते हो तुम तो टीडीएस मत काटना, ठीक है। जल्दी से बताइए, आंसर कीजिएगा। मैंने एक ट्रक वाले को भाड़ा दिया 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। मैंने एक ट्रक वाले को भाड़ा दिया 2 लाख रुपया, बनारस से चेन्नई माल भिजवाना है उसका, ठीक है। एक ट्रक वाले को भाड़ा दिया, उसके पास एक ही ट्रक है, उस ट्रक वाले को मैंने 2 लाख रुपए का भाड़ा दिया है वाराणसी से चेन्नई माल भिजवाने के लिए। जल्दी से बताइए टीडीएस कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि जिनके पास भी 10 ट्रक तक है तो उनके भाड़े पे टीडीएस नहीं काटा जाता है, ठीक है। उसके पास तो एक ही ट्रक था, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखिए। इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, जो लोग इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनको कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी अगर 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन देगी ना तो 5% का टीडीएस काट लेगी। और अगर कमीशन किसको दे रही है? अदर देन इंडिविजुअल एचयू को, तो 10% कमीशन टीडीएस काटेगी। 5% टीडीएस कटता है कमीशन पे, और अदर देन इंडिविजुअल एचयू होते हैं तो 10% का टीडीएस काटा जाता है। कोई तकलीफ तो नहीं ना हो रही है?